आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता के दो माप होते हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की सीरीज में हमने पहले ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। उसी क्रम में अभी हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन विस्तार से इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम के दूसरे नाम क्या हैं, या फिर इन नियम, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, ये पूछ लिया जाता है आनुपातिकता का नियम किसने प्रदान किया, या आनुपातिकता का नियम होता है। उसमें ऑप्शन आते हैं गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का द्वितीय नियम। तो ये नाम अपने को ध्यान में रखने होते हैं। जनरली होता क्या है, ये जो समसीमांत उपयोगिता नियम है उसमें कोई भी विवेकशील उपभोक्ता, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जो अपने उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता हो, जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता हो और उसे अपने आय के स्रोतों का पूर्ण जानकारी हो, तथा ना तो वो बचत करता हो ना ही वो उधार लेता हो। तो विवेकशील उपभोक्ता के बारे में अपने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ लिया था। तो विवेकशील उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो वो ये जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार विभिन्न वस्तुओं पर वो क्या करेगा, व्यय करेगा। अब इसके जो नाम है, जैसे पहला इसको बोलते हैं अधिकतम संतुष्टि का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि कोई भी विवेकशील उपभोक्ता होगा उसका एक ही उद्देश्य होगा कि दिए हुए अपने बजट प्रतिबंध या अपनी दी हुई आय को इस प्रकार उन वस्तुओं पर व्यय करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। दूसरा है आनुपातिकता का नियम। आनुपातिकता का नियम इसलिए बोलते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि जो ये समसीमांत उपयोगिता नियम होता है वो किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत, उस वस्तु की कीमत अन्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए इसको बोलते हैं आनुपातिकता का नियम। अगला बोलते हैं इसे स्थानापन्न या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम। ये नाम इसलिए इसका रखा गया है क्योंकि उपभोक्ता, जो भी विवेकशील उपभोक्ता है, वो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करके अपने संतोष को क्या करता है, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगला बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स। ये इसका नाम से ही पता चल रहा है, समसीमांत प्रतिफलों का नियम या समसीमांत उपयोगिता का नियम। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है गोसेन का द्वितीय नियम। यह जो नामांकन दिया था वो जेवेंस ने दिया था। पिछले वीडियो पर अपन ने देखा था गोसेन का जो प्रथम नियम है वो कौन सा था, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। और ये जो समसीमांत उपयोगिता नियम है ये गोसेन का द्वितीय नियम या गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है। और इसका इसी क्रम में एक नाम और होता है आमदनी के आवंटन का नियम। ये नाम इसलिए कहा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके माध्यम से दी हुई आमदनी या दी हुई आय का विभिन्न वस्तुओं पर सर्वोत्तम आवंटन किया जाता है। अर्थात जो आय है उनको भिन्न भिन्न वस्तुओं पर जो व्यय करेंगे ना, जो उस पर आवंटन करेंगे वो सर्वोत्तम आवंटन होगा। इसलिए इसका नाम आमदनी के आवंटन का नियम रखा गया है। तो ये नाम ध्यान में रखना है अपने को। अब अपन पढ़ते हैं इस नियम का प्रतिपादन। सबसे पहले जैसा कि पिछला जो नियम था ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, उसका प्रतिपादन भी गोसेन ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन भी सर्वप्रथम गोसेन ने किया था, लेकिन मार्शल ने इसकी व्याख्या की है और मार्शल ने इस नियम का नाम रखा है समसीमांत उपयोगिता नियम। वहाँ हमने पिछले वीडियो में देखा था
ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का नाम किसने रखा था? मार्शल ने। मार्शल इसको डिटेल में विस्तार से इन दोनों नियमों की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। जेवेंस ने इसे गॉसियन का द्वितीय नियम भी कहा है, इसलिए इसे गॉसियन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ मान्यताएं या जो कुछ इस जो समसीमांत उपयोगिता नियम है, इसे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो पहली महत्वपूर्ण शब्दावली है या फिर इसकी पहली जो मान्यता है वो है उपभोक्ता कैसा होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। ये मैंने बता दिया था। विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करे, कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहिए, साथ ही उसे अपने आय के सभी स्रोतों की पूर्ण जानकारी हो, अपने उपलब्ध विकल्पों की पूर्ण उसे जानकारी हो, उन विकल्पों का वो मूल्यांकन कर सके और अपने आय को इस प्रकार व्यय करे कि ना बचत करे और ना ही वो उधार ले। ये होता है विवेकशील उपभोक्ता के गुण। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो है तुष्टि गुण या उपयोगिता। तो उपयोगिता मैंने बता दी थी पिछले वीडियो में। उपयोगिता क्या होती है? किसी भी वस्तु में निहित तुष्टि गुण या सेटिस्फेक्शन के माप को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता। ये मैंने बता दिया था कि एक निश्चित समय में एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है सीमांत उपयोगिता। इसके साथ ही इसकी अगली जो मान्यता है या अगला जो टर्म्स है वो है वस्तुओं की कीमतें। कि जितनी भी कमोडिटी है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें और उपभोक्ता की आय जो होती है वो निश्चित होती है या स्थिर होती है या हमें पहले से दी हुई होती है। ये आय स्थिर है या जो निश्चित और कीमतें दी हुई होने पे उपभोक्ता क्या करता है? उन अपनी आय को उन वस्तुओं पे व्यय करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन इसमें 2, 3, 4 कमोडिटी ले सकते हैं। यहाँ जनरली मैंने 3 कमोडिटी लेके आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है। MUX अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। अक्स वस्तु का सीमांत तुष्टिगण या अक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता। MUY जो है वो वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता। MUZ जेड वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण। और यहाँ लिखा है PX मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अर्थात अक्स वस्तु की कीमत। PY वाई वस्तु की कीमत को दर्शाता है। और जहाँ यहाँ देखो आई लिखा हुआ है इनकम, ये उपभोक्ता की कंज्यूमर की इनकम को दर्शा रहा है। फिर इसके बाद अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं, वो होता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अर्थात मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण। MUE से यहाँ इसको प्रदर्शित किया गया है। वो किसके बराबर होता है? MUX बटा PX के। तो जो मुद्रा जो हम व्यय करते हैं उसका जो सीमांत उपयोगिता होती है वो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। इसकी विस्तार से चर्चा अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। अब इसकी हम परिभाषा पे नज़र डालते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंट 3 परिभाषाएं हैं। जो पहली परिभाषा है वो है उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त तुष्टिगुण या उपयोगिता समान हो। अर्थात कहने का मतलब कि कोई भी उपभोक्ता है वो अपनी आय को इस प्रकार खर्च करेगा कि उसका जो अंतिम रुपया है, अंतिम रुपया एक ही होगा। जैसे मान लो किसी उपभोक्ता के पास 100 रुपये है तो 99 + 1 अर्थात अंतिम रुपया कौन सा हुआ? 1 रुपया। तो जो अंतिम 1 रुपया जो होगा, अंतिम जो भी रुपया होगा उससे जो संतुष्टि मिलेगी वो चाहे वो एक्स वस्तु खरीदे, चाहे वाई वस्तु खरीदे, चाहे जेड वस्तु खरीदे, उनकी सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या रहेगी? बराबर। मान लो उसने एक्स वस्तु खरीदी और उसे सीमांत उपयोगिता मिली MUX, अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। यहाँ MUY, ये क्या है? वाई वस्तु खरीदी और वाई वस्तु पे अंतिम रुपया खर्च करा, उस पर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, ये MUZ। ये तीनों हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ये हमेशा समान रहेंगे। ये होता है समसीमांत उपयोगिता नियम। या फिर इसको कह सकते हैं हम उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण क्या हो? समान हो। अर्थात MUX किसी वस्तु पर खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमतों का अनुपात तो बराबर हो ही, उसके साथ साथ ये जो अनुपात है
ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब जो तीसरी परिभाषा है वो कॉमन परिभाषा है इसकी। उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुणों और उनकी कीमतों के अनुपात में क्या होगी, हमेशा समानता रहेगी। अर्थात MUX अपॉन PX सीमांत उपयोगिता, वस्तु के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अपॉन उस वस्तु की कीमत इज इक्वल टू MUY अपॉन PY बराबर होगा MUZ अपॉन PZ। यहाँ अपन कितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं, सब क्या होंगे, सब वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ये इसकी 3 डेफिनेशंस थी। तीनों डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है, किसी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमतों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। MUX अपॉन PX बराबर होगा MUY अपॉन PY। यहाँ अपन दो वस्तुओं की बात करते हैं। दूसरी पहली जो परिभाषा थी वो क्या थी, अंतिम रुपया खर्च करने से। अंतिम रुपया इसका मतलब PX भी कितना है, 1 है, और PY भी कितना है, 1 है। तो क्या होगी, दोनों की सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। दूसरी जो परिभाषा है उसमें बोलता है कि ये जो अनुपात है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। अब अपन जो संतुलन की शर्तें, इसको ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी संतुलन की शर्त क्या है। तो पहली जो शर्त है वो तो अपन की जो ऊपर जो परिभाषा पढ़ी है उसी से निकल रही है। क्या है कि MUX अपॉन PX बराबर होगा MUY अपॉन PY के। ये आगे चलता रहेगा। अगर वो n कमोडिटी की का यूज़ करें, उनका उपभोग करें, तो MUN अपॉन PN। अगर वो रोटी, कपड़ा, मकान या कोई अन्य वस्तु किसी का भी वो उपभोग कर रहा हो, तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमतों का अनुपात अन्य जो वस्तु है उसकी सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमतों के अनुपात के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक जनरल सी बात है, इसको देखना गौर से। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, ये दिया हुआ है। तो अपन इसको वज्र गुणा, जिसमें अपन 10th क्लास में सीख के आए हैं, वज्र गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, MUX इंटू PY। ये गुणा इधर हो जाएगा MUX के साथ, और ये PX जो है वो गुणा हो जाएगा MUY के साथ, PX इंटू MUY। यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे, कीमतों को एक साइड में ले आएंगे और सीमांत उपयोगिता को एक साइड में। अब ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा, MUX अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, MUY बराबर होगा किसके, ये PY जो इसके मल्टीप्लाई में है वो उस साइड में जाएगा, इसका पक्ष चेंज होगा, तो क्या होगा, PX अपॉन PY। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY भी लिख सकते हैं। ये है इसकी पहली शर्त कि ऐसा तो होना ही चाहिए कि उस जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत हमेशा अन्य वस्तु जिसका उपभोग कर रहे हैं उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। ये तो थी उसकी पहली शर्त। अब दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट शर्त है वो है, जितनी भी आय उसकी है वो उस आय को विवेकशील उपभोक्ता क्या करता है, पूर्णतया खर्च करता है। अब मान लो उसके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, जो हमें दी हुई होगी। X वस्तु है कोई, उसकी कीमत 20 रुपये है, और Y वस्तु है उसकी कीमत 10 रुपये है। क्लियर है। तो वो 100 रुपये को इस प्रकार व्यय करेगा उन दोनों वस्तुओं पे कि उसके पास कोई भी पैसा ना तो बचेगा, ना वो कोई पैसा किसी अन्य से उधार लेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल वो X वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीदता है, तो Y की कितनी खरीद पाएगा, 20 पंजो 100, तो Y की कोई इकाई नहीं खरीद सकता, ठीक है। अब मान लो वो X की तो खरीदता है 3 इकाई, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3
ये क्या हो गया, अक्ष वस्तु पे किया गया खर्च, प्लस y की खरीदता है, मान लो वो 4 इकाई, 4 तो क्या हो गई y वस्तु की मात्रा मल्टीप्लाई बाई उस वस्तु की कीमत, तो ये क्या हो गया, y वस्तु पे किया गया खर्च। अक्ष वस्तु पे उसने 20 दिए, 60 रुपये खर्च किए हैं, y वस्तु पे 10 गुना 4 40 रुपये खर्च किए हैं, टोटल कितने रुपए खर्च किए, 100 रुपये खर्च किए हैं। अर्थात ये क्या मिलता है, ये एक समीकरण प्राप्त होता है कि उपभोक्ता की जो आय है वो उस वस्तु, जो भी वस्तु वो खरीदता है, हमने माना यहाँ अक्ष वस्तु ली है, तो अक्ष वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई बाई अक्ष वस्तु की मात्रा प्लस वाई वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई बाई वाई वस्तु की मात्रा, ये हमेशा उपभोक्ता की आय के बराबर होता है। अर्थात जितना आय कर रहा है उतना क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। इसको मैंने यहाँ डिनोट किया है, उपभोक्ता की आय को मैंने आई से दिखाया है कि आई जो होता है वो हमेशा एक्स वस्तु की मात्रा है, यहाँ पी एक्स उस वस्तु की कीमत है, प्लस वाई इंटू पी वाई। ये तो पूरा क्या हो गया, एक्स इंटू पी एक्स, एक्स वस्तु पे किया गया खर्च। ये क्या हो गया, वाई इंटू पी वाई, वाई वस्तु पे किया गया खर्च। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2 किलो केले लाने हैं और 20 रुपये प्रति केजी, तो आपके कितने रुपए खर्च हुए, क्या किया आपने, 2 केजी केले हैं गुना उनका भाव क्या था, उसकी कीमत क्या थी 20 रुपये, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, अर्थात 40 रुपये आपने खर्च किए। तो यही यहाँ लिखा है एक्स इंटू पी एक्स, उस वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत को गुणा करेंगे तो उस वस्तु पे किया गया खर्च निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है उसमें उपभोक्ता की आय को जो है वो दी हुई है 14 रुपये, 14 रुपीज़ उपभोक्ता की आय है। और 2 वस्तुएं हैं, हमने 2 वस्तुओं में एक वस्तु अक्स है और दूसरी वस्तु वाई है। उस अक्स वस्तु के स्थान पे आप कोई भी वस्तु यूज मान सकते हो। अक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये है और वाई की वस्तु की कीमत 3 रुपये है। ये हमें पहले से दिया हुआ होता है। अब अपन तालिका देखते हैं, इस तालिका को ध्यान से देखना। जब कोई उपभोक्ता अक्स वस्तु की 1 इकाई खरीदता है तो उसे सीमांत उपयोगिता मिलती है 40 के बराबर। अगर वो वाई वस्तु की 1 इकाई खरीदेगा तो उसे सीमांत उपयोगिता मिलेगी 48 के बराबर, 48 के बराबर। अब देखना, जैसे जैसे वो अक्स वस्तु की इकाइयों को बढ़ाता है, 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, 3 से बढ़कर 4, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यही होता है रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कि उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करेगा तो घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो इसने यहाँ 6 इकाइयों का उपभोग किया है, अक्स वस्तु की 6 इकाइयों का उपभोग करने पे उसे घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है। पहले 40, फिर 36, 32, 28, 24 और 20। ये क्या घटती हुई सीमांत उपयोगिता है। इसी प्रकार अगर वाई वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का वो उपभोग करेगा तो वाई वस्तु की भी उसे घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। पहले 48, 42, 36, 30, 24 और 18। ये अपन ने इसको माना है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। ये है इसकी सीमांत उपयोगिता एम यू एक्स और ये वाई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एम यू वाई। अब अपने को कीमतें दी हुई है, एक्स वस्तु की कीमत थी 2 रुपये और वाई वस्तु की कीमत है 3 रुपये। तो अपन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, तो यहाँ निकालेंगे 40 अपॉन 2, 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। ऐसे ही 36 में 2 का भाग देंगे, 32 में देंगे, 28 में देंगे, 24 में देंगे, अर्थात एम यू एक्स में हम पी एक्स का भाग देंगे तो अपने पास ये वैल्यूज आएंगी। सबसे पहली इकाई क्या 20, उसके बाद 18, फिर 16 है, फिर 14 है, फिर 12 है और उसके बाद 10। ये क्या हुआ, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद इसी प्रकार अपन एम यू वाई अपॉन पी वाई निकाल सकते हैं। एम यू वाई अपने को यहाँ दिया हुआ है, पी वाई अपना 3 है, अपने को पहले से दिया गया है। तो 48 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16, 42 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14। इस प्रकार अपन एम यू वाई अपॉन पी वाई निकाल लेते हैं। तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए किसके, एम यू वाई अपॉन पी वाई की। यह है उपभोक्ता के संतुलन की शर्त।
अब इसमें आप देखना कहाँ ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो अपन इसमें देखेंगे ये 16 है और 16 दोनों बराबर हैं। यस, दूसरा जो बराबर है वो है ये 14 है और ये भी 14 है। क्लियर। तीसरा जो बराबर है वो ये 12 है, 12 है और ये भी क्या है 12 है। अर्थात जब पहले 16 की बात करते हैं अपन, जब वह उपभोक्ता अक्स वस्तु की 3 इकाइयां खरीदता है तो उसे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स किसके बराबर मिलता है 16 के बराबर। जब वह वाई वस्तु की 1 इकाई खरीदता है तो एम यू वाई अपॉन पी वाई कितना प्राप्त होता है उसे 16 के बराबर। ये दोनों बराबर है, अर्थात अपने पहले संतुलन की शर्त पूर्ण हो गई। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर है किसके एम यू वाई अपॉन पी वाई की। 16 और 16 दोनों क्या है बराबर है। क्या उपभोक्ता यहाँ संतुलन में रहेगा? तो अपन इसके लिए अपन क्या देखते हैं उसकी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त कितनी क्या थी, जितनी उसकी आय है उतना उसे क्या करना पड़ेगा खर्च करना पड़ेगा। तो उसकी उपभोक्ता की आय कितनी थी 14 रुपये। ठीक है, अब आप देखो अक्स वस्तु की कितनी इकाई खरीदी उसने 3 इकाई, 3 इकाई उसने खरीदी है। अक्स वस्तु की कीमत कितनी थी 2 रुपये। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आया 6 आया, प्लस इतना खर्चा हो गया उसका। वाई वस्तु की कितनी इकाई खरीद रहा है यहाँ 1 इकाई, और वाई वस्तु की कीमत कितनी है 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6 और ये 3 टोटल खर्चा कितना हुआ 9 रुपये। उसकी आय कितनी थी 14 रुपये। तो ये तो क्या हो गया बचत हो गई उसके पास 5 रुपये बच गए, और विवेकशील उपभोक्ता तो बचत करता नहीं है, तो यहाँ संतुलन स्थापित नहीं होगा। नेक्स्ट अपन संतुलन देखते हैं, क्या दिया हुआ है ये 14 है और ये 14, ये दोनों क्या है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है। ये जो है वो तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है, ये वाला एम यू वाई अपॉन पी वाई है। ये दोनों भी क्या है बराबर है। क्या यहाँ उपभोक्ता संतुलन में होगा? तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या हो रहा है एम यू वाई अपॉन पी वाई के बराबर हो रहा है, अर्थात ये तो क्या है 14 आ रहा है अपने पास। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी, जितनी उपभोक्ता की आय है उतना ही वो क्या करेगा व्यय करेगा। अब देखना अक्स वस्तु की कितनी इकाई खरीद रहा है यहाँ 4 इकाई खरीद रहा है। क्लियर है, 4 इकाई खरीद रहा है। 4 इकाई अक्स वस्तु की खरीद रहा है। अक्स वस्तु की कीमत अपने को पता है 2 रुपये है, तो कुल खर्चा कितना हो गया 8 रुपये खर्च कर दिए उसने। और जब यहाँ 14 है तो वाई वस्तु की कितनी इकाई खरीद रहा है, तो यहाँ देखो 2 इकाई खरीद रहा है, और वाई वस्तु की कीमत कितनी थी 3 रुपये। क्लियर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल कितना हो गया 6। 8 और 6 को अगर जोड़ लिया जाए तो उसका कुल खर्चा कितना हो गया 14 रुपये। उसकी आय भी कितने रुपए थी 14 रुपये, अर्थात यहाँ उपभोक्ता दोनों शर्तें संतुलन की पूरी कर रहा है। उसकी आय भी 14 रुपये थी और वो खर्चा भी कितना रुपये कर रहा है 14 रुपीज़ कर रहा है। तो यहाँ उपभोक्ता क्या होगा संतुलन में होगा। और नीचे देखते हैं, ये यहाँ 12 है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, और यहाँ भी 12 है एम यू वाई अपॉन पी वाई। क्या यहाँ उपभोक्ता संतुलन में है? तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई के क्या है बराबर है, दोनों 12 है 12 है, दोनों का मान क्या है 12 है। अब अपन इसको देखते हैं दूसरी शर्त इसकी। दूसरी शर्त क्या थी, जितनी आय है उतना क्या होना चाहिए खर्चा होना चाहिए। तो अक्स वस्तु की कितनी इकाई खरीद रहा है यहाँ 5, अक्स वस्तु की कीमत कितनी है 2 रुपये, तो कितने हो गए टोटल 10 रुपये खर्च हो गए। और वाई वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहा है 3 इकाइयाँ, वाई वस्तु की कीमत कितनी है 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। 10 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 19, 19। उपभोक्ता की आय कितनी थी शुरू में 14, और ये खर्च कितना कर रहा है 19। इसका मतलब तो क्या हो रहा है ये उधार ले रहा है, और विवेकशील उपभोक्ता कभी उधार नहीं लेता, तो कभी ये संतुलन भी स्थापित नहीं होगा। तो यहाँ भी संतुलन स्थापित नहीं होगा। नेक्स्ट कोई ऐसा संयोग देखते हैं जहाँ दोनों बराबर हो। ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यहाँ 10 है, और ये एम यू वाई अपॉन पी वाई यहाँ 10 है, ये दोनों बराबर है। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर है किसके एम यू वाई अपॉन
पी वाई की। अब दूसरी शर्त देखते हैं, अक्स वस्तु की 6 इकाई, उसकी कीमत 2 रुपये, प्लस वाई वस्तु कितनी इकाई, 4 इकाई, ठीक है, यहाँ 4 इकाई होगा, और उसकी कीमत कितनी, 3 रुपये। 12 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 हो गया, 4 तिये 12, टोटल कितना खर्चा होगा, 24 रुपये। उसकी आय कितनी थी, 14 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, वो तो 10 रुपये उधार ले रहा है, और विवेकशील उपभोक्ता ना तो कभी बचत करता है, ना ही वो उधार लेता है, तो यहाँ भी संतुलन नहीं होगा। तो संतुलन कहाँ होगा, ये अपन ने यहाँ पढ़ा था ना, जब ये ऐसी स्थिति होगी तब संतुलन होगा। यहाँ फिर से देख रहा हूँ, देखना ध्यान से, अक्स वस्तु की कितनी इकाई, 4 इकाइयों का उपभोग करेगा, उसकी कीमत कितनी है, 2, प्लस वाई वस्तु की कितनी इकाइयों का, यहाँ 1 और 2, 2 इकाइयों का उपभोग, कीमत कितनी है, 3, तो कुल खर्चा कितना हुआ, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। उस उपभोक्ता की आय भी क्या थी, 14 थी। यहाँ उपभोक्ता की जितनी आय है उतना ही वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, अर्थात संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, अक्स वस्तु की 4 इकाइयों का, अक्स वस्तु की 4 इकाइयों खरीदेगा और वाई वस्तु की 2 इकाइयों खरीदेगा, तब वो उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन में होगा। अतः उपभोक्ता अक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 2 इकाइयाँ प्राप्त करने में क्या होगा, संतुलन में होगा। अब कई बार नेट वगैरह के एग्जाम में जनरली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं इस तालिका पे ही आ जाता हूँ वापस। क्वेश्चन है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बड़ा है, ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या करेगा, कौन सी वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा और कौन सी का कम करेगा। तो क्या होगा देखना, यहाँ दोनों संतुलन में तो नहीं है, क्योंकि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसकी तुलना में, एम यू वाई अपॉन पी वाई की तुलना में। तो आप इस तालिका में देखो, ऐसी स्थिति देखो जिसमें एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है, किसकी तुलना में, एम यू वाई अपॉन पी वाई की तुलना में। तो ये देख लो, ये जो स्थिति है, ठीक है, ये ऐसी स्थिति है, यहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या है, 16 है, और एम यू वाई अपॉन पी वाई कितना है, 12 है। तो 16 हमेशा 12 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, अब उपभोक्ता को करना चाहिए कि वो क्या करेगा, अक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, अक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी, और वाई वस्तु के उपभोग को कम करेगा, ताकि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। अर्थात अब देखना ध्यान से, इसमें वो क्या करेगा, यहाँ था पहले ये कंडीशन थी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 16 है, एम यू वाई अपॉन पी वाई 12 है, ये ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है 12 की तुलना में। अर्थात अब क्या होगा, ये कंडीशन है यहाँ पे, इनकी सीमांत, एम यू एक्स की सीमांत उपयोगिता इतनी है और एम यू वाई की इतनी है। अब अपने को संतुलन में लाना है इसको, तो अपन क्या करेंगे, अक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे, जैसी अक्स वस्तु की मात्रा में बढ़ेगी वैसे ही 32 से सीमांत उपयोगिता घटिए कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी, क्लियर। और वाई वस्तु की मात्रा को कम करेंगे, अर्थात ये 36 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। कहने का मतलब, अगर ऐसी कंडीशन हो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बड़ा हो एम यू वाई अपॉन पी वाई से, जैसा कि यहाँ है 16 है और 12 के अंदर, ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, अक्स वस्तु की मात्रा को तो बढ़ाएगा ताकि उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाए, और वाई वस्तु की मात्रा को कम करेगा ताकि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। कहने का मतलब, वाई वस्तु के स्थान पे अक्स वस्तु को वो क्या कर लेगा, प्रतिस्थापित कर लेगा, ताकि पुनः संतुलन में आ जाए, पुनः क्या आ जाए, संतुलन प्राप्त हो जाए। और संतुलन क्या होगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एम यू वाई अपॉन पी वाई के, पुनः संतुलन में आ जाएगा। आप देखना यहाँ ये कंडीशन थी, यहाँ अक्स वस्तु की एक मात्रा बढ़ाई तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितना हो गया, 14 हो गया, और वाई की एक कम की, वाई के स्थान पे तो अक्स को बढ़ाया है,
तो ये भी कितना हो गया 14, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर कंडीशन जस्ट इसकी उल्टी हो, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, तो उपभोक्ता संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करेगा। तो आप देखना इसको, यहाँ क्या ज़्यादा है, एम यू वाई अपॉन पी वाई ज़्यादा है, तो इस तालिका को यहाँ छोड़ देते हैं। और जनरल टर्म में अगर आपके पास सामने तालिका नहीं हो तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। तो आप सोचो कि ये वाला ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे, एम यू वाई अपॉन पी वाई को कम करेंगे। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई वस्तु का उपभोग बढ़ा देंगे। वाई वस्तु का उपभोग बढ़ने से उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। और अक्ष वस्तु का क्या कर लेंगे, उपभोग कम कर देंगे। कहने का मतलब अक्ष वस्तु के स्थान पे, जो अक्ष वस्तु है उसके स्थान पे हम किसका यूज करने लग जाएंगे, वाई का उपभोग करने लग जाएंगे। या कह सकते हैं वाई वस्तु के स्थान, सॉरी अक्ष वस्तु के स्थान पे वाई वस्तु को हम क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापित कर लेंगे, ताकि दोनों क्या हो जाए, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर हो जाए किसके, एम यू वाई अपॉन पी वाई के। ये स्थिति है, यहाँ देखना एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बड़ा है एम यू वाई अपॉन पी वाई की। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, फिर से देखना ये ज़्यादा है तो हम अक्ष वस्तु का उपभोग बढ़ा देंगे और वाई का क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु अक्ष का वस्तु वाई से प्रतिस्थापित करेगा, जिसके कारण अक्ष वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण या सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी, गिरेगी, और वाई वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण बढ़ेगा। और यह प्रतिस्थापन कब तक रहेगा, जब तक पुनः संतुलन दोनों बराबर ना हो जाए। इसकी विपरीत कंडीशन भी मैंने यहाँ दी हुई है, इसको आप देखना, पढ़ना और समझना। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। अब अपन जो अपने ग्राफ के द्वारा इस सिद्धांत को पढ़ते हैं। ये रेखाचित्र बनाया गया है, इस रेखाचित्र को ध्यान से देखना। इस रेखाचित्र को मैं ऐसे भी बना सकता था, ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और ये एम यू वाई अपॉन पी वाई अलग अलग हो सकते थे, लेकिन यहाँ क्या किया है, दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। दर्पण प्रतिबिंब में अगर आप आपके सामने खड़े होगे दर्पण के, तो आपको पता चलेगा आपका दायां दर्पण के अंदर बायां दिखाई देगा। तो जस्ट इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। यहाँ कभी भी ये मत सोच लेना इस ग्राफ को देख के कि यहाँ ऋणात्मक है इधर धनात्मक है, ऐसा नहीं है। ये केवल दर्पण प्रतिबिंब आपको समझाने के लिए बनाया गया है। क्लियर है। ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स वक्र और ये एम यू वाई अपॉन पी वाई जनरली ऋणात्मक ढाल का होता है। एम यू वाई अपॉन पी वाई वक्र ये है। इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर इसको दर्पण में लोगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स आपको ऐसा प्राप्त होगा। और अगर बिना दर्पण के अगर अपन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बनाएंगे तो वो भी नेगेटिव स्लोप का होगा। क्लियर है। और अगर एम यू वाई अपॉन पी वाई बनाएंगे वो भी क्या होगा, नेगेटिव स्लोप का होगा। लेकिन अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, मान लो कि यहाँ एक दर्पण रखा गया है, ये दर्पण है और ये एम यू वाई अपॉन पी वाई मैंने पहले से बना दिया, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा वक्र दिखेगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ अक्ष अक्ष पे मैंने क्या लिया है, इधर इस साइड में दाईं साइड में यहाँ वाई वस्तु की मात्रा ली है, वाई वस्तु की इकाइयों को दर्शाया है। बाईं साइड में अक्ष वस्तु की इकाइयों को दर्शाया है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, यह एक दर्पण प्रतिबिंब है। इसको आप ये मत समझना इधर वाला पार्ट धनात्मक या इधर वाला ऋणात्मक, ऐसा कदाचित नहीं होगा, कदापि ऐसा नहीं होगा। ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अब अपन देखते हैं, यहाँ अक्ष वस्तु की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 ली है, यहाँ वाई वस्तु की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 ली है। और जो ये लंबवत अक्ष बीच में है, यहाँ 4 8 12 16 20 24, ये जो पैमाना है वो है सीमांत उपयोगिता का। क्लियर। और हमें जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, अर्थात जो अपने को मौद्रिक आय अपनी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 14 के बराबर दी हुई है। क्लियर है। और अपना जो आंसर आया था एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई दोनों बराबर कहाँ थे, 14 और 14 पे थे।
तब मैंने बताया था संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता चार अक्ष वस्तु खरीदेगा और 2 इकाई खरीदेगा वाई वस्तु की। क्लियर है? तो एम यू अक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई किसके बराबर है? 14 के बराबर है। और यही क्या होती है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगी, एम यू एम। वो हमें पहले से दी हुई है, कितनी है? 14 है। तो ये 12 है और 16 है के बीच में यहाँ पे 14 आपको डिनोट होगा। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति? अब अपन देखते हैं इसमें, जब यहाँ ये संतुलन में है, यहाँ 14 है, ये अपन ने निकाल लिया तालिका के द्वारा। यहाँ जब संतुलन में है तो इसको इधर ले जाएंगे और ये F बिंदु पे काटेगा। F बिंदु को जब नीचे मिलाएंगे तो Y वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहा है? 2 का। ये संतुलन में अपन ने पहले पढ़ लिया। इधर अपन देखते हैं और ये अक्ष वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहा है? 4 इकाइयों का। ये भी अपन ने पहले देख लिया। ये तो आती है अपनी संतुलन की स्थिति। अब जब संतुलन भंग होता है तो क्या होता है? संतुलन में क्या था? अक्ष वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई। ताकि अपने 4 इकाई अक्ष वस्तु की थी, कीमत थी उसकी 2 रुपये, 4 दूनी 8। वाई वस्तु की कीमत थी 3 रुपये और वस्तुएं खरीद रहा है 2, 3 दूनी 6, 8 और 6 का योग होता है 14 और उपभोक्ता की आय भी कितनी थी? 14। क्लियर? अब देखना, अगर बाई चांस वह उपभोक्ता अक्ष वस्तु की 1 इकाई ज़्यादा खरीद ले, अक्ष वस्तु की क्या खरीद ले? 1 इकाई ज़्यादा खरीद ले, 4 से बढ़ा के कितनी हो जाएगी? 5। तो ये देखो, ये जो डी पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा? ए पॉइंट पे आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हुई? उसकी 4 से बढ़ाकर 5 कर दी तो सीमांत उपयोगिता में क्या हुई है? उसके कमी हुई है। क्लियर है? सीमांत उपयोगिता में कमी हुई है। और ये जो पूरा दिखाएगा, ये क्या दिखा रहा है? उसका कुल उपयोगिता। क्या दिखा रही है? कुल उपयोगिता को दर्शा रहा है। इसकी यहाँ सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। अब इधर देखना, इसकी इकाइयों को बढ़ा दिया, लेकिन इसकी इकाई हम क्या करते हैं? कम करते हैं। 2 से घटा के कितनी कर देते हैं? 1 कर दी। 2 से घटा के कितनी कर दी? 1। तो सीमांत उपयोगिता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। सीमांत उपयोगिता में वृद्धि हो गई। और ये किसको दिखा रहा है? ये टोटल जो एरिया है वो किसको दिखा रहा है? कुल उपयोगिता को दिखा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना इसको ध्यान से, यहाँ कम करते ही क्या हुआ? 2 से बढ़ा के 1 करते ही उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ गई, कितनी हो गई? 16 हो गई। यहाँ देखना, 2 से, फिर से आपको बता रहा हूँ, अक्ष वस्तु की इकाई को बढ़ा दिया तो सीमांत उपयोगिता पहले जो यहाँ 14 थी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, वो घट के कितनी हो गई? 12 हो गया। ठीक है? और यहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एफ बिंदु पे 14 था। जैसे ही 1 इकाई घटाई तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? बढ़ गई। सीमांत उपयोगिता बढ़ गई तो एम यू वाई अपॉन पी वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वो कितना आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ जो ए बिंदु है, ये जो ए बिंदु है, यहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 12 है। क्लियर? और जो ये ई बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ एम यू वाई अपॉन पी वाई की वैल्यू कितनी है? 16 है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों बराबर नहीं है, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये संतुलन की शर्त है। ये बराबर कब होंगे? जब 5 से घटाकर अक्ष वस्तु कितना उपभोग किया जाए? 4 किया जाए, तो ए बिंदु से वापिस पुनः कहाँ आ जाएगा? डी पे आ जाएगा। और ये घट के किसके बराबर हो जाएगा? 14 के बराबर। और वाई वस्तु 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? 2। क्लियर है? यहाँ क्या था? 16 बड़ा था 12 से। इसका मतलब एम यू वाई अपॉन पी वाई बड़ा है, तो हम वाई वस्तु की 1 इकाई को पुनः बढ़ा देंगे और एक्स वस्तु की 1 इकाई को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमें क्या पुनः संतुलन 14 प्राप्त हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका अपन ये देख सकते हैं कि जैसे ही इसको बढ़ाया तो ये कुल तुष्टि गुण में वृद्धि हुई है, इतनी हो गई। कुल तुष्टि गुण में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और इसको हमने क्या किया है? कम किया है।
कम किया है तो कुल तुष्टि गुण में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा है। ये क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका मतलब ये संतुलन की स्थिति कदापि नहीं हो सकती है। इस तालिका को आप पुनः देखना, ये आपको पुनः इस वीडियो को समझना, ये तालिका आपको समझ में आ जाएगी। अब इसकी लिमिटेशंस, ये जो समसीमांत उपयोगिता नियम है इसकी कुछ परिसीमाएं या कोई लिमिटेशंस है। पहला तो ये है कि सामान्यतः उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता है। ये अपने को जनरली पता होता है कि व्यक्ति की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो अपनी आय में से बचत करने की कोशिश करता है, और अपन विवेकशील उपभोक्ता के लिए बोलते हैं कि वो तो ना बचत करता है ना ही उधार लेता है। और कई बार शादी, विवाह, खर्च, ऐसी सामाजिक परंपराएं ऐसी होती है समाज में जिसपे अपना खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, व्यय ज़्यादा हो जाती है। इनकम अपनी कम है, आय कम है, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो विवेकशील उपभोक्ता होना अपने आप में एक लाजमी या एक जनरल व्यवहार नहीं प्रतीत होता है हमें। वे अपनी सीमांत दृष्टिकोण को सही प्रकार से गणना कर सकते हैं। प्राय उपभोक्ता अपने स्वभाव और रीति रिवाज से प्रभावित होकर अपनी आय का कुछ हिस्सा ऐसी विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर देते हैं, चाहे उन्हें इनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो या नहीं हो। क्लियर है? तो उपभोक्ता विवेकशील हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी ये क्या हो गई, आलोचना हो गई। दूसरा, उपयोगिता एक मापनीय है। जो अपन संतुष्टि की बात कर रहे थे ना इतनी देर, कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, वो कह रहे हैं कि अपन संतुष्टि को उसी प्रकार माप सकते हैं जिस प्रकार लंबाई चौड़ाई को मापते हैं। हम लंबाई को माप सकते हैं कि ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, लेकिन हम संतुष्टि को कैसे माप सकते हैं? आप बता सकते हैं क्या हम कि एक रोटी खाने से अपने को इतनी संतुष्टि मिली? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो धारणा है वो मानववैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है, उसको अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो ये भी इसकी क्या हो गई है कि उपयोगिता का मापन संभव नहीं है, ये भी इसकी आलोचना हो गई। तीसरा है, अविभाज्य वस्तु की दशा में ये नियम संभव नहीं है। अविभाज्य वस्तुएं वो होती हैं जैसे कार या मकान, ठीक है, ये अविभाज्य वस्तुएं हैं। कैसी अविभाज्य वस्तुएं? फॉर एग्जाम्पल, हम दो वस्तुओं जैसे अक्ष वस्तु और वाई वस्तु ले रहे थे। अक्ष वस्तु तो मैं लेता हूँ कार, और वाई वस्तु ले लेता हूँ मैं खादान, गेहूं ले लेता हूँ। गेहूं तो विभाज्य वस्तु है, गेहूं को तो अपन आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो में बांट सकते हैं। लेकिन कार क्या विभाज्य वस्तु है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार का टायर अलग कर दे हम, शीशा उसका मिरर अलग कर दे, उसकी सीटें अलग कर दे। कार की एक फिक्स प्राइस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। गेहूं की 1 किलो गेहूं की कीमत 10 रुपये है मान लो, और एक कार की कीमत 10 लाख रुपए है। तो क्या गेहूं के स्थान पे कार को प्रतिस्थापित किया जा सकता है? कदापि नहीं किया जा सकता। तो अविभाज्य जो भी वस्तुएं हैं उसमें ये नियम फेल हो जाता है, ये नियम उसको स्पष्ट करने में असफल रहता है। एक और इसकी आलोचना जो जनरली बोली जाती है कि जो बजट अवधि होती है, ये बजट अवधि जो होती है वो समय रहित होती है, अर्थात बजट अवधि अपने को आइडिया नहीं रहता कि उपभोक्ता के पास आय कब उपभोक्ता को आय प्राप्त होगी। मान लो आय तो प्राप्त होती है 1 वर्ष के अंत में, और जो खर्चे हो रहे हैं वो हमें रेगुलर बेस पे खर्चे होते हैं। तो अपना ये अपन कहते हैं कि उपभोक्ता बचत ना करे या उपभोक्ता उधार ना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बजट अवधि का अनिश्चित होना भी एक प्रकार की आलोचना है। अगर बजट अवधि निश्चित होती तो हम उन वस्तुओं पर निश्चित रूप से समान व्यय कर सकते थे, ताकि हमें MUX/PX और MUY/PY उन मतलब उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात बराबर मिल सके। लेकिन जनरली अपने देखा जाता है कि बजट अवधि जो भी होती है वो अनिश्चित होती है। कभी कभी 1 महीने से पेमेंट या आय प्राप्त होती है, कभी 5 महीने से, कभी साल भर से। तो इस सिलसिले में ये नियम क्या हो जाता है, अपनी पालना करने में असफल रहता है। थैंक यू।